नमस्कार, ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो रियल एंटरटेनमेंट चैनल से लिया गया है। इसमें वो वहाँ के लोगों से पाकिस्तान में शिक्षा पे बात कर रहे हैं। भारत के जो स्टूडेंट हैं उनको ब्रिटेन ने शायद वीज़ा ऑफ़र की है और पाकिस्तान के स्टूडेंट को वहाँ जाने के लिए बहुत कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल से वीज़ा मिलती है। इस पर वहाँ के लोगों से उन्होंने बात की है, तो चलिए सुनते हैं उनकी राय और फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? यसद। आपका नाम? जाहिद। क्या करते हैं? मैं मिल्लत में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मुझे ये बताएं, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के रिलेशन यूरोप कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पे अगर यूके की बात की जाए? मेरे हिसाब से तो कोई इतना ख़ास नहीं है। ठीक है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया के रिलेशन यूके के साथ या यूरोप कंट्रीज़ के साथ कैसे हैं? इंडिया के कुछ बेहतर हो सकते हैं क्योंकि उनकी एक तलीमी जो है क्वालिफिकेशन देख लें वो बेहतर है हमारे पाकिस्तान की निस्बत। हमारे तो वहाँ जाके कुछ पुठी सीधी हरकतें ही करते हैं, वो कुछ यानी कि डिसिप्लिन नहीं है उनमें। हम पाकिस्तान में लेकिन फिर भी माशाल्लाह जो जाते हैं अपना रोज़गार वगैरह सब सेटल करते हैं। तो ज़ाहिर बात है जाते ही कमाने के लिए। अच्छा, खबर ये है कि 3000 जो वीज़ा हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया वालों को दिए हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स को दिए हैं कि आप आएँ यहाँ पर आकर प्रोफेशनली काम करें यूके में। उन्हें गिफ्ट किया जा रहा है, यानी फ्री वीज़ा दिए जा रहे हैं। हम यहाँ पे पैसे लगाएं तो हमें तब भी वीज़ा मिलने में बहुत मुश्किल होती है। क्या वजह है? हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो तो हर 6 महीने बाद चेंज हो जाते हैं। उनकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही तो वो वीज़े की तरफ क्या ध्यान दें इनके। इमरान खान को गोलियाँ लग जाती हैं, उधर से उनके मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। इम्यूनली अपने मसलों में गुम हुए हैं, इस वजह से हमारे जो से वीज़े हैं ना वो कोई सेटल नहीं है। ठीक है। जब इस तरह की किसी भी कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो दूसरे कंट्री, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो फिर वीज़ा नहीं देते। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मे भी ये गलत भी हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया वालों की बात करें, उन्हें वीज़े गिफ्ट किए जा रहे हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, और हमारे जो रिलेशन है वो आपके सामने है। नहीं, ये गिफ्ट तो नहीं मैं समझता। गिफ्ट किए हैं ना, मैं अपने पास से नहीं ये कह रहा, ये प्रॉपर न्यूज़ है। लेकिन मैं बताता हूँ ना कि जो एजुकेशन क्वालिटी है वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दोनों ममालिक की देखे जाए ना तो इंडिया की काफ़ी बेहतर है हमसे। वो क्यों बेहतर है? IT में काफ़ी बेहतर है, हर चीज़ में हमसे वो काफ़ी आगे हैं। क्यों आगे हैं? ये भी एक सोचने वाली बात नहीं है। हम ये तो कह देते हैं, ये तो मैं डेली वीडियो करता हूँ, डेली मुझे कई लोग कहते हैं कि एजुकेशन उनकी बेहतर, उनका IT बेहतर। क्यों बेहतर है? पॉइंट ये है, हम क्यों नहीं बेहतर कर पाते? जी, उनकी जो गवर्नमेंट है ना वो फैसिलिटेट करती है। ठीक है जी। हमारी गवर्नमेंट के अंदर ये है कि आए दिन कोई ना कोई क्या कहें, हम कह तो नहीं सकते, नाम तो नहीं ले सकते कि कौन कर रहा है ये। ठीक है, लेकिन जब तक ये हमारे मसले हल नहीं होंगे, अपने इंटरनल मामला आप कहना चाह रहे हैं, इंटरनल इश्यूज हल नहीं होंगे तब तक हम मेरा जो सजेशन है ना उन्हीं लोगों को यही है कि एक आप 10 साल के लिए नेशनल गवर्नमेंट बना दें, तीनों चारों पार्टियों के कुछ लोग ले लें जो आपको लगता है कि ईमान तो ऑलमोस्ट नेशनल गवर्नमेंट ही है। एक पार्टी बस बाहर है, बाकी सारी पार्टी वही तो फटा रही है ना। देखें, अब उसका बैकअप नहीं है तो आस्ता आस्ता वो अपना लॉन्ग मार्च बढ़ा रही है। अगर उसके पीछे बैकअप हो तो वो इस वक्त इस्लामाबाद होते, धरना दे चुके होते। अभी उनके पास बैकअप नहीं है, वो बैकअप ढूंढ रहे हैं, कोई बैकअप आए। लेकिन कल मुझे पता चला है कि वो फैज़ हमीद साहब ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो कि हमारे मीडिया ने नशर नहीं की, लेकिन वो खान साहब उससे भी मायूस हो गए हैं कि एक ही रास्ता था हमारे पास, जो बैकअप था हमारा वो भी अब नहीं रहा। लेकिन क्या वजह है कि पॉलिटिकल अव्यवस्था के चलते देश की हालत तो ख़राब हो ही जाती है। जहाँ तक रहा डेमोक्रेसी की बात, तो डेमोक्रेसी अमेरिका में अब तहस नहस होने के कगार पे है। इनकी बात सही है कि अगर 2 सीनियर और जूनियर पैनल बना दे, सभी पार्टी उसमें हो, तो शायद कुछ नया आ सकता है। नहीं है, रिलेशन हमारे बेहतर नहीं है। और इंडिया की बात की जाए, वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, एजुकेशन आप खुद बता चुके हैं, IT का सिस्टम आप खुद बता चुके हैं। वजह क्या है? मतलब हम 1947 की बात करें, इवन 1947 बहुत दूर है, हम 1980s की, 1990s की भी बात करें तो हम इंडिया के बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे, इवन किसी फील्ड में आगे भी चल रहे थे। तो आज हम कहाँ हैं? आज हम मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहे। नहीं, बिल्कुल सही कहा। क्या वजह? कंपैरिजन ना इंटरेस्ट की भी है। हमारी कौम, हम जो है ना स्टडी में इंटरेस्ट भी नहीं लेते, कुछ ये भी चीज़ है। जॉब मिलेगी, किसी को पता होगा कि यार मेरा बड़ा भाई है, उसने पढ़ा, उसे जॉब बड़ी लेवल की मिली, तो फिर मैं भी इंटरेस्ट लूंगा। यस, ये भी चीज़ है। लेकिन कुछ कहते हैं यार हम तो मजदूरी कर रहे हैं, हमें वहाँ से आ रहा है, हम ठीक है। बाज़ आप देखें ना कि अक्सर मोटरसाइकिलों में दुकानों में जब मैकेनिक वगैरह पे बच्चे छोटे छोटे काम कर रहे हैं, अगर उनको ये स्टडी पे लगाया जाए, उनके घर वाले नहीं उन्हें करते। हमें तो उनकी भी ज़रूरत है ना, खाली हम दूसरों को तो नहीं ना देख रहे हैं, हमें तो बच्चों को देखना। सोच का डिफरेंस इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर इंटरेस्ट लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमारा पाकिस्तान बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। बहुत शुक्रिया जी, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। चौधरी जी, जॉब कौन लेना चाहता है? कोई नेता का बेटा लेना चाहता है, कोई गुंडा का बेटा लेना चाहता है? नहीं, पैसा और अच्छा जीवन जॉब से नहीं आती। हाँ,
आसपास के माहौल, आपके घर का माहौल और एजुकेशन का माहौल, जब आपके धार्मिक गुरु हैं उनसे आपकी सामाजिक व्यवस्था बनती है, उससे आप एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं और एक सभ्य और अच्छा सामान्य जीवन जीने के लिए नौकरी ले सकते हैं। नौकरी आप अच्छा जीवन के लिए ले सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा करना हो, जिम्मेदारी वाली व्यवस्था में जीनी हो, तो आपको उसके लिए कुछ ऐसे काम करने होंगे जो पाकिस्तान में लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। जहाँ तक रही बात एजुकेशन की, तो आपके उन्मा में लोग ऐसा नहीं कि एजुकेटेड नहीं है। एक 7 साल का बच्चा से लेकर के 70 साल का बूढ़ा सब आलिम होते हैं। सब जो किताब उनको पढ़ाया जाता है उसमें सब बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके रहते हैं, नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर जानते हैं। आप सोचिए कि 7 साल से 70 साल तक एक ही चीज़ पढ़ना है, तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी पढ़ाई कर रहे हैं? क्या वो व्यवहारिक पढ़ाई है या केवल धार्मिक, केवल उनकी व्यक्तिगत पढ़ाई है? शायद इससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो। और इसी का परिणाम है कि जब आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से विदेशों से पढ़ कर आते हैं और पाकिस्तान जब आते हैं, तो माहौल इतना धार्मिक, इतना मजहबी बनाया हुआ है कि वहाँ आप उसी माहौल में नहीं ढलिएगा तो आपकी स्वीकृति ही नहीं होगी। ये जब बाहर जाते हैं, अगर छोटी नौकरी मिल गई तो भी ये मस्जिद में पहुंचते हैं शुक्रवार को, और बड़ी नौकरी मिल गई तो भी ये मस्जिद में पहुंचते हैं। दोनों स्थिति में ये मौलाना के अधिकार में ही रहते हैं और इनके विचार, इनके सामाजिक जो तौर तरीके हैं, सब मौलाना और उनके धार्मिक गुरुओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। किस बात पे उन्हें जय बोलना है, किस बात पे उनको जय नहीं बोलना है, किस बात पे वोट देना है, किस बात पे नहीं देना है, ये सब शुक्रवार को ही तय हो जाता है। तो जब इतना कंट्रोल वाली सरकार आपकी अपनी एक उन्मा की है, तो वहाँ पे एजुकेशन क्या करेगा? और जो उन्मा के लोग और जो मदरसे, जो आपकी शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा व्यवस्था जो आपको देती है, आप देखिए 7 साल से लेकर 70 साल का बूढ़ा सब उसमें एक्सपर्ट है। तो शिक्षा तो है, लेकिन किस बात की है ये देखनी है। जब संविधान बनाया गया तो हिंदू धर्म ग्रंथ को जला दिया गया। उसके चलते हिंदू के जो गुरुकुल थे वो सब नष्ट हो गए और हिंदुओं की कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है। वैसे पैसे से लेकर के और संगठन सब कुछ। जहाँ तक रही बात आरएसएस की, तो आरएसएस का जितना बड़ा समूह है उतना ही बड़ा वक्फ बोर्ड का है। तो अगर वक्फ बोर्ड का कोई आदमी गलत करता है, यानी मदरसे से पढ़ा हुआ, तो उसकी तुलना हमेशा आरएसएस से पढ़े हुए लोगों से कीजिए। नहीं तो ये तुलना सभी हिंदुओं से मिला के कर देते हैं तो गलत होती है। कोई हिंदू आरएसएस में या सब हिंदू आरएसएस में नहीं जाते, मुश्किल से 20 से 30 करोड़ लोग ही जाते हैं। बस उनका नैरेटिव हमें सूट करता है, इसीलिए हम उनको वोट दे देते हैं। कल को अगर कांग्रेस आरएसएस से ज़्यादा अच्छे नियम कानून लेकर के आती है, स्पष्ट होती है, तो हम कांग्रेस को दे देंगे। जहाँ तक बात है यहाँ पर जो मुस्लिम पार्टी है, उनके नैरेटिव तो बहुत क्लियर हैं, लेकिन हमारे अपोजिट है, तो इसलिए उनसे हम थोड़ा बचते हैं। और भारत में जो निरीह यानी कि कमज़ोर लोग मारे जाते हैं हिंदू समाज के, वो आरएसएस के नहीं होते। बस आरएसएस के बात में आकर के कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जिसके चक्कर में वो फंस जाते हैं और उनका कोई धार्मिक संगठन नहीं होता जिससे उनका कोई बचाव हो सके। तो वो आम हिंदू हैं जो आरएसएस के नहीं हैं, बस इस राजनीति को समझते नहीं है, क्योंकि उनका मदरसा या उनका गुरुकुल नहीं है जो राजनीति को समझाए और ये बोले कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है। देखिए अगर भारत में एक बार कहीं ऐलान हो जाता है तो उससे हर मुसलमान मानते हैं, आपके उन्मा के लोग मानते हैं। कोई भी बच्चा हो या बुजुर्ग, कोई नहीं बोलेगा भारत माता की जय। तो ऐसा संगठन जब तक हिंदुओं का नहीं होगा तब तक हिंदू ऐसे ही मारे जाते रहेंगे। और उम्मीद करते हैं हिंदू जल्दी ही ऐसा कोई संगठन बना ले जिससे कि वो भी भारत में स्वाभिमान से जी पाए, क्योंकि भारत के संविधान में भी उनके लिए कोई अधिकार नहीं है और ना ही उनके पास अपना कोई संगठन है। तो जय हिंद।